हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 9th का हिंदी रीडर का चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है मेरे बचपन के दिन। इसकी जो लेखिका हैं वो है महादेवी वर्मा। तो पहले हम जानते हैं महादेवी वर्मा जी के बारे में। महादेवी वर्मा का जन्म 1907 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद शहर में हुआ। उनकी जो शिक्षा थी वो प्रयाग में हुई। प्रयाग महिला विद्यापीठ में वो प्रिंसिपल के पद पर लंबे समय तक रही। उन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए काफी प्रयत्न किया। सन 1987 में उनकी मृत्यु हो गई। तो ये था महादेवी जी के बारे में। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। लेखिका अपने बारे में बताती हैं कि उनका जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था जहाँ कई पीढ़ियों तक 200 वर्षों तक किसी लड़की का जन्म नहीं हुआ था। कहा जाता है कि पहले के जो लोग हैं वो लड़कियों को पैदा होने से पहले ही ईश्वर के पास पहुंचा देते थे, मतलब उन्हें मार देते थे। पर उनके जो बाबा थे, मतलब उनके जो दादाजी थे, उन्होंने बहुत प्रार्थना की, उनसे बहुत आराधना की कि उनके घर में एक लड़की हो। तो ईश्वर ने उनकी पुकार सुन भी ली और उनके घर में महादेवी वर्मा का जन्म हुआ। उनकी बहुत खातिरदारी हुई। उन्हें वह सब नहीं सहना पड़ा जो और लड़कियों को सहना पड़ता था। उनके घर में सभी लोग पढ़े लिखे थे। बाबा फारसी, उर्दू जानते थे, जो पिता थे वो अंग्रेजी और माता जबलपुर की थी, तो वह हिंदी और संस्कृत जानते थे। उन्होंने सबसे पहले पंचतंत्र पढ़ना अपनी माँ से ही सीखा था। उनके बाबा कहते थे कि इसको तो हम बहुत ही विद्वान बनाएंगे, बहुत ही विदुषी बनाएंगे। उस समय दादाजी का ये विचार था वो बहुत ऊंचा था, इसलिए उन्होंने संस्कृत भी पढ़ी, हिंदी भी पढ़ी। लेकिन जो उनके दादाजी थे वो चाहते थे कि वो उर्दू और फारसी पढ़े, लेकिन वो उनके बस में नहीं था। जब उनके घर में मौलवी साहब पढ़ाने आते तो वो छिप जाती थी, कभी चारपाई के नीचे तो कभी कहीं और। जब पंडित जी पढ़ाने आते तो वो उनसे संस्कृत पढ़ लेती थी, और जो उनकी माँ थी वो संस्कृत जानती थी, तो इसलिए वो उन्हें ध्यान से पढ़ती थी। जब उनकी माँ गीता पढ़ती थी तो वो उनके साथ बैठ जाती थी, जिसके कारण उन्हें संस्कृत की अच्छी खासी नॉलेज हो गई थी। फिर जब वो बड़ी हो गई तो उनका जो एडमिशन था वो कराया गया मिशन स्कूल में। मिशन स्कूल में उन्हें भेज दिया गया, लेकिन जो वहाँ का एटमॉस्फेयर था वो लेखिका को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, महादेवी वर्मा को बिल्कुल पसंद नहीं आया, इसलिए उन्होंने वहाँ जाना बंद कर दिया। तो फिर उनका जो एडमिशन था वो कोस्टवेड गर्ल्स कॉलेज में उनका एडमिशन हुआ। वहाँ उनका एडमिशन हुआ था 5वीं क्लास में। अब जो वहाँ का एटमॉस्फेयर था वो उन्हें बहुत पसंद आया। क्यों? क्योंकि वहाँ किसी तरीके का कोई भेदभाव नहीं था, सभी मिलजुल कर एक साथ रहते थे, चाहे वो हिंदू हो, ईसाई हो या मुस्लिम हो, कि सबका एक साथ ही मेस था। मेस मतलब भोजनालय, सबका भोजनालय भी एक था। सभी मिलजुल कर बहुत ही आराम से रहते थे। वहाँ उनका छात्रावास था। छात्रावास मतलब उनका जो हॉस्टल था। हाँ, उनके हॉस्टल में एक कमरे में 4 लड़कियां रहती थी। तो उनके कमरे में एक लड़की थी सुभद्रा, जिनसे उनकी मुलाकात हुई और वो उनके साथ रहती थी। वो उनसे, यानी कि जो सुभद्रा कुमारी थी वो 7वें दर्जे में थी, यानी कि 7वीं क्लास में थी, उनसे 2 साल सीनियर थी और कविता लिखती थी, कॉलेज में फेमस भी थी। तो जिसके कारण जो महादेवी वर्मा थी वो भी लिखती थी, लेकिन उनसे छुपाकर लिखती थी। उनकी जो माता थी वो सुबह के समय वो कृष्ण जी के पद गाती थी, जिसके कारण महादेवी वर्मा को ब्रज भाषा का भी थोड़ा ज्ञान था। लेकिन जो सुभद्रा जी थी वो खड़ी बोली में लिखती थी, तो धीरे धीरे उन्होंने भी लिखना शुरू कर दिया। अब जब महादेवी वर्मा छिपा छिपा कर लिखती थी तो ये बात जो थी सुभद्रा कुमारी को पता चल गई। उन्होंने उससे पूछा, महादेवी बताओ क्या तुम लिखती हो? तो उसने डर के मारे मना कर दिया कि नहीं, मैं तो नहीं लिखती। तो उन्होंने क्या कि उनकी किताबों की जब तलाशी ली तो उन्हें उसमें उनकी कविताएं मिली। तब वह पकड़ी गई। तब उन्होंने क्या करा, सुभद्रा को पकड़ा और उनकी जो कविताएं थी वो लेकर पूरे हॉस्टल में सबको दिखाने लगी और कहने लगी कि देखो ये महादेवी वर्मा भी लिखती है। इस घटना के बाद उन दोनों में बहुत ही पक्की मित्रता होगी। दोनों साथ ही रहने लग गई। जब कॉलेज की वो लड़कियां खेलती थी तब वो दोनों आपस में तुक मिलाते रहते थे। उस समय एक पत्रिका निकलती थी जिसका नाम था स्त्री दर्पण, जिसमें वो अपनी तुकबंदी भेजते थे और उनकी तुकबंदी छप भी जाती थी।
यहाँ कवि सम्मेलन भी होने लगे, हिंदी का प्रचार प्रसार हो रहा था। सत्याग्रह यानी कि जो महात्मा गांधी ने उन्होंने भी अपना सत्याग्रह शुरू कर दिया था। आनंद भवन स्वतंत्रता के संघर्ष का केंद्र हो गया था। हिंदी का प्रचार प्रसार इतना हो रहा था कि कवि सम्मेलन में कोस्टवेट कॉलेज की जो मैडम थी वो उन दोनों को लेकर जाती थी। कविता वो वहाँ जाकर कविता सुनाते थे। कभी वहाँ जो अध्यक्ष थे हरिओद होते, कभी श्रीधर होते, तो कभी रत्नाकर होते थे। उन्हें हमेशा प्रथम पुरस्कार ही मिलता था। कवि सम्मेलन में जब अपनी कविता तो सुनाती थी तो उन्हें हमेशा प्रथम पुरस्कार ही मिलता था। उनके पास 100 से तो कम पुरस्कार नहीं होंगे, उससे ज्यादा ही होंगे। इसी तरह का वो एक बार बताती हैं कि उन्हें कविता में पुरस्कार के स्वरूप एक चांदी का कटोरा मिला था जो बहुत ही सुंदर था, नक्काशीदार था। सुभद्रा अधिकतर कवि सम्मेलन में नहीं जाती थी, यानी कि जो सुभद्रा थी वो बहुत कम कवि सम्मेलन में जाती थी, जबकि महादेवी वर्मा अक्सर वहां जाया करती थी। तो उन्होंने महादेवी वर्मा ने सुभद्रा को अपना चांदी का कटोरा दिखाया तो सुभद्रा ने कहा बहुत बढ़िया, अब तो तुम इसमें हमें खीर बनाकर खिलाओगी। उस समय क्या होता था, जो सभी बच्चे होते थे वो अपने जेब खर्च में से 1-2 आने देश के लिए बचाते थे और जब बापूजी आते तो वो उन्हें दे देते थे। उस दिन भी वो वही पैसे लेने आए थे। तो क्या हुआ, उन्होंने अपना कटोरा, जो महादेवी वर्मा अपना कटोरा लेकर उन्हें दिखाने लगी और कहा कि देखिए मुझे ये कविता सुनाने में मिला है। गांधी जी ने देखा और कहा क्या तुम मुझे ये दोगी? तो उन्होंने भी बिना हिचकिचाए उनको वो चांदी का कटोरा दे दिया। लेकिन महादेवी वर्मा को एक बात बुरी लगी। बात ये थी कि उन्होंने एक कटोरा तो लिया पर उन्होंने ये भी नहीं पूछा कि वो कविता क्या थी, जरा गाकर सुनाओ। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया था, बस इतनी सी बात उन्हें बुरी लगी। अब बेचारे अपना चांदी का कटोरा गांधी जी को दे आई। अब वो अपने रूम में आती है तो वो सुभद्रा को बताती है कि देखो कि मैंने अपना चांदी का कटोरा ने वो मैंने बापूजी को दे दिया। तो सुभद्रा इस पर कहती है कि और जाओ दिखाने। चला गया कटोरा और फिर वो मजाक करते बोलती है देखो खीर तो तुम्हें बनानी होगी, चाहे पीतल के कटोरे में बनाओ या फल के कटोरे में बनाकर खिलाओ। इस तरीके से वो बोलती है और जो महादेवी वर्मा भी होती है वो भी मन मन खुश होती है, चलो कोई बात नहीं, जो मेरा चांदी का कटोरा है वो बापूजी के पास ही गया है। कुछ समय बीतता है तो क्या होता है कि जो सुभद्रा कुमारी होती है वो कॉलेज से चली जाती है और उनके रूम में एक नई लड़की आती है जो मराठी की होती है, जिसका नाम होता है जेबुनिशा। अब वो उनके कमरे में आकर रहने लगती है। वह कोल्हापुर से आई थी और वो उन्हें ज्यादातर लेखिका की मदद कर यानी कि महादेवी वर्मा की मदद करती थी। उनके अधिकतर वो काम कर देती थी, जैसे डेस्क साफ करना, किताबें सही से रख देना। इस तरीके से क्या होता था, महादेवी वर्मा को लिखने का और समय मिल जाता था। अब वो जब भी अपनी हिंदी बोलती तो उसमें कुछ वर्ड वो मराठी के बोल देती थी, जिसमें उस्तानी जी बोलती थी कि ये देसी को वो मराठी बोले। इस तरीके से वो उन्हें कहती थी अरे वाह देसी को वो मराठी बोले। तो इस पर जो जयबुन थी वो कहती थी कि मराठी को वो मराठी ही बोलता है। जयबुन मराठी किनारीदार साड़ी पहनती थी और ब्लाउज पहनती थी। उस समय किसी तरीके का कोई भेदभाव नहीं था, सांप्रदायिकता नहीं थी। अवध की लड़कियां अवधी बोल सकती थी, बुंदेलखंड की बुंदेली बोलती थी। वो हम सब यानी कि वहाँ सब पढ़ते हिंदी और उर्दू थे, लेकिन जब वो आपस में बात करते थे तो वो अपनी ही भाषा में बोलते थे। एक साथ खाना खाते थे, एक साथ प्रार्थना करते थे, किसी भी तरीके का कोई विवाद नहीं था, सभी मिलजुल कर रहते थे। जब लेखिका विद्यापीठ आई तब तक उनके जो बचपन के जो समय था वो वैसे ही चलता रहा। वो बताती हैं कि जहाँ वो रहती थी वहाँ जवारा के नवाब रहते थे। उनकी नवाबी उनसे छिन गई, वे बेचारे एक बंगले में रहते थे। उनकी जो बेगम साहिबा थी वो उन बच्चों से कहती थी कि तुम नहीं हमको ताई कहो। तो सभी बच्चे उन्हें क्या बोलते थे, ताई साहिबा कहते थे। और ताई साहिबा के जो बच्चे थे वो हमारी मम्मी को चची जान कहकर पुकारते थे। हमारे जो जन्मदिन थे वो उनके घर बनाए जाते थे और उनके जो जन्मदिन थे वो हमारे घर मनाए जाते थे। रक्षाबंधन जब आता था, राखी वाले दिन क्या होता था, जो ताई साहिबा होती थी वो अपने लड़के को बोलती थी कि जब तक राखी नहीं बंधेगी तब तक तुम पानी तक नहीं पियोगे, तब तक तुम्हें निराहार रहना ही पड़ेगा। इसी तरीके से जब उनका मुहर्रम का त्योहार आता था, उनके हरे कपड़े बनते थे तो हमारे भी बनते थे।
जब उनका छोटा भाई हुआ तो ताई साहिबा ने पिताजी से कहा, सुनो देवर जी, मेरा नेक तैयार रखना, मैं शाम को आऊंगी। वो शाम को कपड़े लेकर आई और उन्होंने उसका यानी कि उनके छोटे भाई का नामकरण किया। उसका नाम उन्होंने मनमोहन रखा और वही मनमोहन प्रोफेसर वर्मा आगे चलकर जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे, गोरखपुर यूनिवर्सिटी के भी रहे। कहने का मतलब यह है कि ताई साहिबा ने जो नाम रखा था वही नाम आगे तक चला, उसमें किसी तरीके का फेरबदल नहीं हुआ। उस समय वातावरण ऐसा था कि सब बहुत ही एक दूसरे के निकट थे, एक दूसरे के पास थे, परंतु आज की स्थिति को देखकर ऐसा लगता है जैसा कि वह सब एक सपना हो जो आज खो गया है। अगर यह सपना सच होता तो लोगों के आपसी संबंध वैसे होते तो आज भारत की कथा ही कुछ और होती। तो हमारा जो ये चैप्टर था मेरे बचपन के दिन वो यहीं खत्म होता है। आशा है आपको ये पूरा पाठ अच्छे समझ आया होगा। अगर आपको ये पाठ अच्छे समझ आया हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो स्टूडेंट।